जय नारायण बच्चों, आज हम सभी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे और समझेंगे। वर्ण पिछले कक्षा में जैसा कि हमने पढ़ा था भाषा, लिपि और व्याकरण। अब किसी भी भाषा को लिखने का जो तरीका होता है उसे लिपि कहते हैं। लिखा भी क्या जाएगा उसे ही आज हम समझते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि है, यानी सबसे छोटी इकाई है भाषा की, कि भाषा में वर्ण से छोटा कुछ भी नहीं होता और जिसको हम और छोटा नहीं कर सकते। वर्ण भाषा की ध्वनियों का लिखित रूप है कि भाषा में जो कुछ भी ध्वनियां हम बोलते हैं उसी का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। इन्हें अक्षर भी कहते हैं। अब हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई कैसे, कि जैसे कोई शिशु पैदा होता है, फिर उसका बचपन होता है, फिर युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था। वैसे ही वर्ण भाषा में क्या है, जैसे बच्चों की बाल्यावस्था होती है, उससे छोटा तो कुछ नहीं होता। शिशु ही तो सबसे छोटा होता है, क्योंकि शिशु के रूप में ही मनुष्य जन्म लेता है ना, उससे छोटा तो कुछ नहीं होता। तो इसी तरह भाषा में सबसे छोटा क्या है, वर्ण। वर्ण से छोटा कुछ नहीं, वर्ण से ही भाषा की शुरुआत होती है। अब वर्णमाला, वर्ण कैसे हम प्रयोग में लाएंगे, तो उसके कुछ नियम हैं। क्योंकि ये व्याकरण का पाठ है तो व्याकरण में तो हमें नियम ही बताए जाते हैं। वर्णमाला क्या है कि संपूर्ण वर्णों का, जितने भी वर्ण हैं उनका व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। अब व्यवस्थित कहने का अर्थ है कि वैसे तो वर्ण बहुत सारे होते हैं, उनको किसी भी क्रम में हम लिख देंगे तो वो वर्णमाला नहीं कहलाएंगे। जैसे क के बाद अगर हम च लिख दें, छ, ग, ढ, प, च, तो ये वर्णमाला नहीं कहलाएगी। वर्णों को जब हम निश्चित क्रम में लिखते हैं तो उसी को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण हैं, जिसमें 11 स्वर वर्ण और 33 व्यंजन वर्ण हैं। अब इनके अतिरिक्त भी कुछ वर्ण आते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं वो जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। पहला है संयुक्ताक्षर। जहां भी दो व्यंजन एक साथ आते हैं वो संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे आपकी वर्णमाला में क्ष, त्र, ज्ञ, श्र आते हैं, ऐसे बहुत सारे संयुक्ताक्षर हैं। जहां भी दो व्यंजन एक साथ आएंगे, जैसे द्य, विद्यालय में द्य आता है, द और य साथ में आते हैं तो द्य बन जाता है। श्र, सलजम वाला श और र मिलते हैं तो श्र बन जाता है। ज्ञ, ज और इया मिलते हैं तो ज्ञ हो जाता है। त, र एक साथ आते हैं तो त्र बन जाता है। तो जहां भी दो व्यंजन एक साथ आए उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं और इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं होती, क्योंकि जहां भी दो व्यंजन आएंगे वो संयुक्ताक्षर बन जाएगा। फिर आते हैं अनुस्वार। अंक की मात्रा कैसे लगाते हैं, ऊपर बिंदी के रूप में, तो अंक की मात्रा को अनुस्वार कहते हैं और इनके उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है। उच्चारण भी नाक से ही किया जाता है। इसका प्रयोग पंचम वर्ण के स्थान पर किया जाता है। पंचम वर्ण मतलब किसी भी पंक्ति का, किसी भी वर्ग का। वर्ग मीन्स आपके वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो क वाली लाइन क वर्ग कहलाएगी, च वाली लाइन च वर्ग, ऐसे ही ट, त और प वाला वर्ग होगा। तो किसी भी लाइन का, किसी भी वर्ग का अंतिम वर्ण जो होता है वह अनुस्वार, उसके स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे अंगा के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग हो सकता है, इया के स्थान पे, अड़ा के स्थान पे, न के स्थान पे और म के स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे आपको उदाहरण भी दिया गया है, बंदर को हम ब के ऊपर बिंदी लगा के भी लिख सकते हैं, न लिख करके। से भंडार में अड़ा को हटा के हमने भ के ऊपर बिंदी लगा के भी लिख दिया है।
परंपरा, तो ये भी अपने वर्ग का म जो है अपने वर्ग का अंतिम वर्ण है, इसके स्थान पे भी हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं, यानी बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहते हैं। जब किसी वर्ण का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, तब उस वर्ण के ऊपर चंद्रबिंदु लगा दिया जाता है, जैसे चांद, बांस आदि। विसर्ग। अह की मात्रा को विसर्ग कहते हैं। इसके उच्चारण में जब भी कहीं आह की मात्रा लगती है तो इसके उच्चारण में हमें ह की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे प्रातः, नमः, स्वतः आदि। अब अनुस्वार और विसर्ग को हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह भी कहा जाता है। अब आती है आगत ध्वनि। आगत ध्वनि क्या है? किसी अन्य भाषा से आए हुए वर्णों को आगत ध्वनि कहते हैं। अगर किसी दूसरी भाषा से कोई वर्ण हमारी भाषा में प्रयोग किया जाता है तो उसे आगत ध्वनि कहते हैं, जैसे ज, फ, आ आदि। इनका प्रयोग जैसे आप करते हैं रोज, और फ में फ का भी विभिन्न प्रयोग हम करते हैं। आ का प्रयोग जैसे डॉक्टर, कॉलेज आदि में प्रयोग करते हैं। तो जो दूसरी भाषाओं से शब्द लिए गए हैं, जैसे फ का हमने फरिश्ता, इन सब में जैसे प्रयोग किया जाता है दूसरे भाषा के आए हुए शब्दों का, तो उन्हें हम आगत ध्वनि कहते हैं, क्योंकि ये दूसरी भाषाओं से आई हुई हैं। हल चिन्ह। हल चिन्ह, हल अर्थात व्यंजन। व्यंजन क्या होता है? जो स्वर से रहित हो। जब भी कोई व्यंजन स्वर के बिना लिखा जाता है तो व्यंजन वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे क, आपको यहाँ दिख रहा होगा वीडियो में कि क के नीचे आपका हल चिन्ह लगा हुआ है। च, जब इसमें कोई स्वर जुड़ जाएगा तो ये चिन्ह हट जाता है। जैसे क में अगर अ हम जोड़ देंगे तो क के नीचे से हलंत हट जाएगा। र के रूप। अब आप देखते हैं जब हम र वर्ण का प्रयोग करते हैं तो उसका कई रूपों में हम प्रयोग करते हैं। कभी कभी वो पूर्ण रूप में लिखा जाता है, जैसे राम, आराम, लेकिन कभी कभी वो किन्हीं वर्णों के साथ आता है तो उसके स्वरूप में परिवर्तन आता है। तो र का आप देखते हैं कि 3 रूप में यह वर्णों के साथ लगता है। पहला जो चिन्ह है इसमें आपको दिख रहा है वीडियो में, वह है पदेन्द्र। पहला और दूसरा जो चिन्ह है वो पदेन्द्र है, और तीसरा चिन्ह जो ऊपर लगा हुआ है वह रेफ र है। अब पदेन्द्र को लगाने के भी कुछ नियम हैं। जब र किसी व्यंजन के साथ उच्चरित होता है, साथ में, तो र का पदेन रूप लगता है, जैसे क्र, भ्र, भ के साथ र उच्चरित हो रहा है, क के साथ र उच्चरित हो रहा है, तो यह क और भ में लगेगा इस रूप में। अब पदेन र को लगाने के भी 2 तरीके हैं। जब खड़ी पाई वाले वर्ण रहते हैं, जैसे क, भ, म, इन सब में र एक तरफ लगता है, और जब कोई घूमा हुआ वर्ण रहता है, जैसे ट, ड, ढ, इन सब में अगर र लगता है तो यह नीचे दोनों तरफ लगता है, आपको उदाहरण में जैसे कि दिखाया गया है। तीसरा रेफ र। रेफ र कहाँ लगता है? जब र किसी व्यंजन के साथ उच्चरित न होकर किसी वर्ण के पहले उच्चरित हो जाता है, जैसे कर्म, कर्म, क्रम नहीं बोला जा रहा है, कर्म, म के पहले र उच्चरित हो रहा है, तो ये र जहां उच्चरित होता है उसके बाद वाले वर्ण पे लगता है, जैसे कर्म, तो म पे ये र लगेगा। धर्म, तो ध के बाद उच्चरित हो रहा है, और म के पहले, तो ये म पे लगेगा र। अब है री की मात्रा। हमें दोनों में अंतर करना होगा। र और री की मात्रा में अंतर है। री की मात्रा हमेशा नीचे लगती है वर्ण के, और जैसे आपको उदाहरण दिया गया कृष्ण, गृह आदि। अब पाठ का अंतिम टॉपिक, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं?
वर्ण विच्छेद मीन्स होता है कि कोई मतलब किसी शब्द में आए हुए वर्णों को वो अलग अलग कर देना, उसी क्रम में, जिस क्रम में वो शब्द में आए हुए हैं वर्ण, उसी क्रम में उनको अलग अलग कर देना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कमल, अब इसमें पहले क आया, फिर म, फिर ल। अब क में भी अ स्वर जुड़ा है, तो पहले हम व्यंजन लिखेंगे तब स्वर। क प्लस अ प्लस म, म में भी अ लगा है तो प्लस अ, प्लस ल, ल में भी अ है तो प्लस अ। क प्लस अ, म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, कमल। उदाहरण आपको कुछ देखिए, मैं दिखा रही हूँ। कमल का जैसे दिया कर्म, क में अ है तो क प्लस अ, फिर र उच्चरित हो रहा है। चूंकि र आधा है तो र के बाद हम कोई स्वर नहीं लगाएंगे। र प्लस उसके बाद कौन सा स्वर आ रहा है? म। म में अ है तो हमने म के बाद अ लगाया है। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि कैसे जो है वर्ण विच्छेद किया गया है। वर्ण संयोजन भी एक टॉपिक होता है। जैसे वर्ण विच्छेद मतलब वर्णों को अलग करना, वैसे ही वर्ण संयोजन मीन्स वर्णों को जोड़ देना, वर्णों को जोड़ के कोई शब्द बना देना। अब हम जैसे विच्छेद वाला आपको भाग दे दें और कहें वर्ण संयोजन कीजिए, तो वर्ण संयोजन करके आपके क्या बनेंगे? ये शब्द बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक। अब जैसे मैंने कहा था संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर मैंने यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं कि ये संयुक्ताक्षर किन किन वर्णों से मिलके बनते हैं। क प्लस षटकोण वाला श प्लस अ मिलके क्ष बनता है। त प्लस र प्लस अ मिलके क्या बनेगा? त्र। ज्ञ ज प्लस इया प्लस अ मिलके ज्ञ। हमने अ इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ देखिए हलंत नहीं है। अगर यहाँ हलंत होता तो हम ज और प्लस इया ही करते, लेकिन अ लगाया इसलिए यहाँ हलंत नहीं है। श प्लस र प्लस अ मिलके बनता है श्र। तो आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आ जाएगा, यह वीडियो देख करके।